शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थी इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ कहा और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बाकी न रही थी। वो खुद रस बस चुकी थी और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। जमीन की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने होते हैं। हालांकि मदन कालका जी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजिर था। फिर शामते आ माल पड़ोसी सिप्ते की भैंस उसकी खाची के पास बंधी थी जो बार बार पुकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हूँ। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहाँ इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसलिए चांदनी की तरफ गाल और होंठों के बीच एक सायेदार खोसी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्ज और शादाब टीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एकाएक ही उठने वाले घुंघरियाले बाल। जब ही इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही सी हूं हाँ करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार व मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली, वह थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह दे जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिख गया रिजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने से जरा इधर और घिघी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया।
उस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पर से इधर बेगानेपन से उधर पहुंचा दिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियाँ देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा, पक्की बात, इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसवसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ न जान पाया। उसने सोचा ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ही ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ की पुश्त पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, दी, लेकिन इन सब बातों ने मदन से उसकी बहिमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हुए। चकली भाभी दो बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी जो अपने 9 लखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती वाविला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके जेपी हो जाने की खबर तार के जरिए मिली थी, और जो शायद बदहवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई। छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या न देखे तो कितनी देर देखे, ये सब उसके इख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी, लेकिन काका जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अदन चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता बिना घूंघट के दिखाई ही न दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बिरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों की जंगल में आग ने आ लिया था, और वह धड़ाधड़ जलते हुए खाक सियाह होकर रह गए थे। मैसूर और आसाम तरफ से मंगवाया हुआ बिरोजा महंगा पड़ता था और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, उस पर मदन जल्दी ही दुकान और उसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला आता। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाएं। जब वो खाते वक्त खुद थालियां उठा कर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के झूठे बर्तनों को समेटकर नल के नीचे रख देता। सब समझते बहू भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और अब वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगा है। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनी राम वहीं डांट देता। खाओ तुम, वो कहता, वो भी खा लेंगे, और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जा होती तो बाबू धनी राम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ झपाके से। तब बाबू धनी राम एक लर्जती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने देती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रस्म में पाशी ही को इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पाशी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ा कर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता। देखता और हंसता रहता, पास आता तो दूर हटता।
एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया तू। और दुलारी तो पीछा ही न छोड़ती उसका, मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी के इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों के करण फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा उड़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बेमां की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदु ने उसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहां सिरहाने ही सिरहाने, तकिए ही तकिए थे। न कहीं पायंती थी न काठ के बाजू, चोट तो एक तरफ, कहीं को चुभने वाली चीज भी न थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दुखा भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गड़े पड़ते थे। इंदु ने इन गड़ों का जायजा लेते हुए कहा, हाय री मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गड़े पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गड़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था, वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों अच्छा क्यों है? इंदु ने पूछा। हाँ, न उगे बांस न बजे बांसुरी, सास न हो तो कोई झगड़ा नहीं रहता। इंदु ने एकाएकी खफा होते हुए कहा, तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो, आदमी जीता है तो लड़ता है ना, मरघट की चुपचाप से झगड़े भले, जाओ न, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनी राम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जा पड़े थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे ढीठ और बेशर्म बना दिया था, लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रुहासा होकर अंदर चला गया। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा कसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत न पड़ती थी। उसकी बेसब्री की हद हो गई थी। जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु की लोरी की आवाज सुनाई दी, तू आ निंदिया रानी, बोराई मस्तानी। वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से ख्वाह एक मुर्दे का तस्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु उसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ियां तोड़ रही है और फिर बाहर लपक जाती है और बाहें उठा उठा कर अगले मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती है, लोगों, मैं लुट गई। अब उसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चूड़ियां, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके हैं। मदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी, पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर। मदन जब हकायक की दुनिया में वापस आया तो आंसू पोंछते हुए अपने उस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु तो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में न हंसती थी जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी एक घूंघट। फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और उससे बीसियों बातें कर डाली। यूं उससे प्यार किया जैसे अभी तक न किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। उसने हौले से आवाज दी, इंदु एक ऊँख सी आई, लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सिप्ते की भैंस मुंह के पास पुकारने लगी है। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते हुए 2-3 जमाइयां लेकर लेट गया, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था। जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर की सलवटें सीधी करने से खनक उठी तो वो भी हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया था। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाएकी उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फूंक रहा था और यही उसके गुस्से का कारण बन गया।
जब उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गई? हाँ, मुन्नी मर गई। इंदु झुकी झुकी एकदम सीधी खड़ी हो गई। हाय राम, उसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मरे क्यों बेचारी? माँ बाप की एक ही बेटी। हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही नंद। और एकदम तहकुमाना लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ज्यादा मुंह मत लगाओ उस चुड़ैल को। क्यों, उसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कह, वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा। जब देखो जोंक की तरह चिती हुई है, दफान ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहनों और बेटियों को यूं तो धुतकारना नहीं चाहिए। बेचारी 2 दिन की मेहमान, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चल ही देगी। उसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चचा भी घूम गए। कभी वो भी उनकी दुलारी थी, जो पलक झपकते ही न्यारी हो गई। और फिर दिन रात उसके निकाले जाने की बातें होने लगीं। जैसे घर में कोई बड़ी सी बावी है जिसमें कोई नागिन रहती है और जब तक वो पकड़कर फिंकवाई नहीं जाती, घर के लोग आराम की नींद सो नहीं सकते। दूर दूर से कीलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए और बड़े धतूरे और मोती सागर। आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी जिसमें गोटे किनारी में लिपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी। पीछे घर में एक सर पर बुझती हुई शहनाई बीन की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लारी चल दी। मदन ने कुछ बरअफ़रोख्तगी के आलम में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं। हाँ, इंदु ने इस बात में कहा, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं दिखावा है ये सब? हाँ, अच्छा जी। इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर में चली गई और सिरहाने में मुंह छुपा कर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने वाला ही था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शोहराना रौब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया था। जाओ जाओ, सो जाओ जाके। मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना, मुझे तो लेना है। इंदु बोली, जिंदगी भर लेना है। और वो छीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो उससे लिपट लिपट जाती थी। वो उस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने की बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हो। चुटकियां लेते हुए, हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही थी, फिर मुझे फाफा कुटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। ठहरो, तुम्हारी तो यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली हो और उसने मुंह में कुछ मिनमिनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे मालूम होते हैं। क्या बाप, क्या भाई और क्या बहन। और एकाएकी कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दुलारी मुन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी। तुम्हें एक हाथ की लगती है ना? इंदु बोली और फिर अपने हाथ मदन की आंखों पर रखते हुए कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक न खोली तो इंदु बोली, अब खोलो भी। इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब ही मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं मुन्नी बैठी है और वो खोसा गया। मैंने तो अभी से 4 सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब न दिया तो उसे झिंझुरते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो? याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन ने चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया, लेकिन अब के जब उसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहाँ एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी। इंदु का जिस्म भी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से मदन की नजरों से ओझल ही रहा।
एक पर्दा था, ख्वाब के तारों से बना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन कहाकहों की जर तारी से चकाचौंध जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहों और उसके हाथों के दुशासन सदियों से द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि हरफे आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज, कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी। इज्जत और पाकीज़गी की एक सफेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वह देवी लग रही थी, और मदन के लौटते हुए हाथ खजालत के पसीने से तर हुए, जिसे सुखाने के लिए वो उन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर उंगलियों के बीच में झांकता इंदु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गुदाज सामने पड़ा होता। इस्तेमाल के लिए पास, इब्तिजाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाकाबंदी हो जाती तो इस किस्म के फिक्रे होते, हाय जी, घर में छोटे बड़े हैं, वो क्या कहेंगे। मदन कहता, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं। इसी दौरान में बाबू धनी राम की तब्दीली सहारनपुर हो गई। वहाँ वह रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला कि उसमें 8 कुबे रह सकते थे, लेकिन बाबू धनी राम उसमें अकेले ही टांगे फैलाए खड़े रहते। जिंदगी भर वह बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए थे, सख्त घरेलू किस्म के आदमी। आखिर जिंदगी में इस तन्हाई ने उनके दिल में वहशत पैदा कर दी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सब दिल्ली में मदन और इंदु के पास और वहीं स्कूल में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा न था। बाबूजी को दिल के दौरे पड़ने लगे। 12 गर्मी की छुट्टियां हुई। उनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, पाशी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनी राम की दुनिया चमक उठी। कहाँ उन्हें दफ्तर के काम के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी, और कहाँ अब काम ही काम था। बच्चे बच्चों ही की तरह जहाँ कपड़े उतारते हैं वहीं पड़े रहने देते, और बाबूजी उन्हें समेटते हुए फिरते। अपने मदन से दूर अलसानी हुई रती। इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी।